नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल टीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और आज पूरे दिन जिन खबरों पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले करेंगे उन 3 प्रमुख खबरों का रुख, साथ ही करेंगे अपने संवाददाताओं से चर्चा उन खबरों को लेकर। तो करते हैं सबसे पहले टॉप लाइन का सीधा रुख। तो टॉप लाइन में आज सबसे पहले बात होगी ईद को लेकर। जी हां, ईद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ईदी दी जा रही है मुस्लिम समाज को। क्या है ये ईदी, क्योंकि एक किट बनाई गई है और इस किट में क्या कुछ है और क्या है समीकरण, वो तमाम चीजें बताएंगे विस्तार से आपको। साथ ही इस पूरे कैंपेन को लेकर क्या कुछ विपक्ष की तरफ से आरोप लग रहे हैं, बताएंगे वो भी विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी। जी हां, जहां पड़ोसी देश बांग्लादेश चीन की शरण में जाता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, मोहम्मद यूनुस 4 दिन के चीन दौरे पर है, जहां वो शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश जो है वो चीन के साथ अपनी चीजें बेहतर करने की कोशिश में लगा हुआ है। बताएंगे विस्तार से आपको इसके पीछे की सारी कहानी। लेकिन साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो भी अंतर्राष्ट्रीय जगत से ही जुड़ी हुई है, जहां अपने ही घर में बेगाना हो चुका है इस वक्त हमास, क्योंकि गजा जिस पर वो सबसे ज्यादा बातें करता था कि वहां के लोग उसके साथ हैं, लेकिन अब वहां के लोग ही उसका विरोध कर रहे हैं और वहां से हमास को जाने की बात कह रहे हैं। आखिर क्या कुछ वहां के लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, बताएंगे विस्तार से आपको। तो इन तीनों ही प्रमुख खबरों पर रहेगी आज हमारी नजर। सबसे पहले प्रमुख खबर के साथ, जहां भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम समाज में अपनी पहुंच बनाने और सबका साथ सबका विकास के पीएम मोदी के इस मंत्र को आगे बढ़ाते हुए बीते कल एक अहम पहल की। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने दिल्ली सहित पूरे देश भर में सौगात ए मोदी कार्यक्रम की शुरुआत की और इस कैंपेन के जरिए भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज में अपनी पकड़ को तो मजबूत करेगी ही, लेकिन वहीं विपक्ष इस पर लगातार हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के इस कैंपेन से दिल्ली से लेकर बिहार तक हलचल भी नजर आ रही है। दरअसल बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। हालांकि रमजान का पाक महीना चल रहा है और इफ्तार पार्टियों की वजह से हलचल भी दिल्ली से लेकर बिहार तक बढ़ी हुई है। कुल मिलाकर इफ्तार के बहाने राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने में भी जुट गए हैं। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इस सौगात ए मोदी कैंपेन आखिर क्या है और किस तरीके से किट दी जा रही है मुस्लिम समाज को। तो आखिर क्या है सौगात ए मोदी कैंपेन, सबसे पहले वो आपको बताते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने बीते कल यानी कि 25 मार्च से इस अभियान की शुरुआत की और इस अभियान की शुरुआत के साथ ही आपको बता दें कि इसका मकसद है कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देना, साथ ही जो गरीब मुस्लिम समुदाय है उस तक अपनी पहुंच बनाना। इस दौरान इस कैंपेन के जरिए अगर हम देखें तो 32 लाख मुस्लिमों को स्पेशल किट दी जाएगी। 32 लाख मुस्लिमों को ये किट दी जाएगी, जिसकी तस्वीर भी सब आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि 32,000 मस्जिदों के सहयोग से ये किट बांटी जाएंगी 32 लाख मुस्लिमों के बीच में। अल्पसंख्यक मोर्चा ने अभियान की पूरी कमान इस वक्त संभाली है और इस अभियान की शुरुआत बीते कल दिल्ली में हो चुकी है और उसके बाद में अब पूरे देश में भी इसको जोरों शोरों से चलाया जा रहा है इस कैंपेन को। हालांकि ये जो किट दी जा रही है मुस्लिम समाज में, इस किट में क्या क्या है वो आपको बता देते हैं। इस किट में कपड़े और खाने पीने का सामान है और खाने पीने के सामान में क्या कुछ है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि महिलाओं के लिए सूट इस किट में मौजूद है और सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि पुरुषों के लिए कुर्ता पजामा भी इस किट में डाला गया है, ताकि त्योहार जो है, ईद का जो त्योहार है उनके लिए वो और ज़्यादा अच्छा रहे। तो जहां कपड़े दिए जा रहे हैं, कपड़ों के साथ ही खाने पीने के सामान में अगर हम देखें तो दाल, चावल, सिवई, सरसों का तेल, चीनी, मेवा और खजूर भी इस किट में रखे गए हैं। और एक किट की कीमत बताई जा रही है 500 से 600 रुपए के करीब, इन दोनों के बीच में ये कीमत हो सकती है। और ये किट जो है आपको बता दें कि 32 लाख मुस्लिमों में ये किट बांटी जाएगी। लेकिन साथ ही इसको लेकर अगर हम देखें तो विपक्ष की तरफ से कई सारे आरोप इस वक्त लगाए जा रहे हैं। अब बिहार में आखिर मुस्लिम समीकरण क्या है, क्योंकि बिहार में इस साल के अंत में मतदान होना है, विधानसभा का चुनाव है, तो ऐसे में जेडीयू को मुस्लिम मतदाताओं का साथ मिलता रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि जेडीयू को जहां साथ मिल रहा है वहां आरजेडी को भी साथ मिलता रहा है। 2015 की अगर हम बात करें तो 15 के विधानसभा चुनाव में 8% मतदाताओं को एनडीए की तरफ से वोट दिया गया था और वहीं आरजेडी और जेडीयू की अगर हम बात करें तो 78% मुस्लिम वोट जो है वो आरजेडी और जेडीयू के खाते में उस दौरान गया था। लेकिन ये तो बात रही 2015 की। 2019 की अगर हम बात करें तो कांग्रेस और आरजेडी में उस दौरान गठबंधन हुआ था और गठबंधन के बाद में इसका क्या प्रभाव पड़ा वो भी आपको बताते हैं। गठबंधन के बाद में एनडीए को 6% मुस्लिम वोट उस दौरान उस चुनाव में मिला था
और एनडीए के अलावा अगर हम कांग्रेस और साथ ही आरजेडी के गठबंधन की बात करें तो 77% मुस्लिम वोट कांग्रेस और आरजेडी के इस गठबंधन को मिला था। इसके बाद 2019 के बाद आते हैं 2020 की बात पर, जहां 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 5% मुस्लिम वोट वहां के मिले और इसके अलावा कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन को मिले 76% मुस्लिम वोट। 2020 के बाद अब बात करते हैं हाल ही में बीते 2024 के लोकसभा चुनाव की, जिसमें एनडीए को 12% मुस्लिम वोट मिला है और 12% के साथ ही अगर हम गठबंधन की बात करें तो गठबंधन को वोट काफी ज्यादा मिला, 87% मुस्लिम वोट कांग्रेस और आरजेडी के इस गठबंधन को दिया था। और अब ऐसे में हम देखें तो बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, जिसको लेकर कई सारे विपक्ष की तरफ से आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी अब से कुछ देर में जुड़ेंगे, लेकिन साथ ही आपको बता दें कि देश भर में 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर ये सौगात दी जा रही है और ऐसे में मुस्लिम धर्मगुरु भी इस पहल का स्वागत कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है उनका, एक बार वो आपको सुनाते हैं। आज बीजेपी अध्यक्ष ने जो नरेंद्र मोदी जी के आदेश के अनुसार मुसलमानों को जो ईद के रमज़ान के मौके के ऊपर में ईद की सौगात दी गई है, इसका हम बहुत खुशी से इजहार करते हैं और श्री नरेंद्र मोदी के इस पहल का स्वागत करते हैं। इससे भाईचारा और मोहब्बत इत्तेफाक बढ़ेगा। आज मोदी जी ने मोदी सौगात जो 32 लाख मुसलमानों के लिए ईद से पहले जो ये सौगात चालू करी है, उससे काफ़ी मुसलमान खुश है। हजूर गरीब नवाज की बारगाह के अंदर में जो मुसलमान गरीब तबके का है, गरीब है, वो आज खुशियाँ ईद बहुत खुशी से मनागा। और ख्वाजा साहब की बारगाह में हम मोदी के लिए दुआ भी करते हैं, मोदी जी के लिए ख्वाजा साहब उनकी तंदुरुस्ती अता फरमावें, हर दुख बीमारी परेशानी बचावें और इसी तरह वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पाते रहें और काम करते रहें अपना। बहुत अच्छी पहल है और इस पहल का वेलकम करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। जब ये ऐलान सरकार की जानिब से, बीजेपी की जानिब से, हमारे प्रधानमंत्री जी की जानिब से हो रहा है तो बड़े ही अच्छी बात है। और ये जो हिंदू और मुसलमान के बीच में कुछ लोग खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, उम्मीद है कि वो खाई इस ईद के मौके से वो घटना शुरू होगी और खाई जो है वो पूरी तरीके से भर जाएगी। तो सीधे तौर पर देखें तो जहां एक तरफ मुस्लिम धर्मगुरु जो है वो इस कैंपेन का, इस अभियान का स्वागत कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वहीं विपक्षी दल इस पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मधुरेश नारायण इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधा पटना से, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। मधुरेश, अगर हम देखें तो मुस्लिम समाज को लेकर राजनीतिक दल जो है वो अपनी अपनी रोटियां सेकने का काम तो कर ही रहे हैं, क्योंकि एक तरफ हम देखें तो इफ्तार पार्टियों का आयोजन भी लगातार किया जा रहा है राजनीतिक दलों की तरफ से और वहीं दूसरी तरफ कैंपेन की शुरुआत। तो आखिर विधानसभा चुनाव भी क्योंकि इसी साल है और इसीलिए बिहार पर सभी की नजर है और सबसे ज्यादा इस मुद्दे को घुमाया जा रहा है। देखिए, 12% मुस्लिम वोट जो है वो एनडीए को मिला था अभी लोकसभा चुनाव में। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि मुस्लिमों का जो विश्वास है वो भी अब एनडीए की तरफ बढ़ता जा रहा है और कम से कम एनडीए जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है, जिस तरीके से राजद पे लगातार आरोप लगते हैं और कांग्रेस की सरकार में भी हमने देखा था इस तरह का माहौल बनता था। और ये जो किट का वितरण किया जा रहा है, ये किट का वितरण जरूरतमंदों को किया जा रहा है, ऐसे परिवार को किया जा रहा है जो परिवार ईद नहीं मना सकते हैं आर्थिक स्थिति के कारण, परेशानी के कारण। उन परिवारों की मदद की जा रही है इस किट के जरिए। तो कहीं ना कहीं इसका जो बड़ा संदेश है ये मुस्लिम जो मतदाता है, जो मुस्लिम लोग हैं, उनके बीच में जा रहा है कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो उनके साथ खड़े हैं, वो उनके सुख दुख के सहभागी हो रहे हैं। तो इसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो निश्चित रूप से चुनाव में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो वोटर है वो उन्हीं को वोट करना पसंद करेंगे जो उनके साथ खड़े हैं। तो निश्चित रूप से इसका फायदा विधानसभा चुनाव में भी होगा। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा लगातार इसको लेकर के हमला किया जा रहा है, इसका बहुत फायदा विपक्ष को होता हुआ विधानसभा चुनाव में नहीं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से भी तो इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, तो उस दौरान ये चीजें सामने नहीं आई, उस दौरान ये बात नहीं कही गई कि किस तरीके से मुस्लिम समाज को साधा जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से। हाँ, निश्चित रूप से उल्टा जब राजद की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया तो उसमें एक बड़ी खाई दिखाई दी कि उसमें कांग्रेस का कोई भी नेता नहीं पहुंचा। हालांकि कल कांग्रेस की बैठक हुई और उसके बाद ये साफ किया गया कि वो राजद के साथ ही बिहार में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो मनमुटाव है वो इफ्तार पार्टी के कारण
महागठबंधन में दिख रहा है, जबकि एनडीए अभी भी इंटैक्ट दिख रही है। एनडीए के स्टार पार्टी में जो प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स है वो पहुंच रहे हैं, जी। जो कड़ी संख्या में लोग भी वहां पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये संदेश जो है वो समाज में जा रहा है कि एनडीए जो है वो मुस्लिम वोटर्स के साथ में खड़ी है, और इस बार जो है वो मुस्लिम वोट परसेंट जो है विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से बढ़ता हुआ भी दिख रहा है। इसके साथ ही मधुरेश, ये तो हमने सुनाया कि मुस्लिम धर्मगुरु की तरफ से किस तरीके से इस कैंपेन का स्वागत किया गया, इस अभियान का स्वागत उन्होंने किया, तारीफ की, लेकिन साथ ही अगर मुस्लिम समाज में जो जमीनी स्तर के लोग हैं जिनको ये किट मिलने वाली है, उनकी तरफ से किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आई है? हाँ, निश्चित रूप से बहुत खुश है। उनके अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ गरीबी के कारण या किसी परेशानी के कारण जो कठिनाई थी ईद मनाने में, वो किट इतना पूर्ण है, उसमें कपड़े भी हैं, उसमें खाने का सामान है, खजूर है, मेवा है, सेवैयां है, चीनी है, दाल है, मतलब हर सामान उपलब्ध है जिसके जरिए वो अपना जो ईद है वो त्योहार बेहतरीन ढंग से बना सकते हैं। तो उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है, और इसका सबसे ज्यादा फायदा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को ही मिलने वाला है, और इसकी तैयारी बाकायदा पूरे बिहार में की जा रही है। आज पटना में इसको लेकर बड़े कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उसमें काफी संख्या में मुस्लिम जो परिवार के लोग हैं वो इकट्ठा होंगे, और सौगातें मोदी जो उनकी तरफ से दिया जा रहा है उसको वो उनके बीच में विकसित किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आप लगातार इस पर अपनी नजर रखिएगा। और इसी के साथ चलिए अब दूसरी प्रमुख खबर का रुख कर लेते हैं, जो है बांग्लादेश, जहां आपको बता दें कि बांग्लादेश के हालात फिलहाल ठीक नजर नहीं आ रहे। कभी हिंदुओं पर हमले होते हैं, तो कभी वहां के नेता पर, वहां की सेना पर तख्ता पलट के आरोप लगते हैं। और इन सब के बीच बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस आज से 4 दिन के चीन दौरे पर जाएंगे। इस दौरान उनका मकसद साफ है, शेख हसीना के सत्ता से जाने के बाद द्विपक्षीय संबंधों को फिर से दिशा देना। और इसीलिए यूनुस की ये यात्रा काफी अहम है। चीन में यूनुस 28 मार्च को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। और सीधे तौर पर देखें तो इस यात्रा के साथ ही अंतरिम सरकार प्रमुख वैश्विक शक्तियों के बीच में एक संतुलित विदेश नीति बनाए रखने की भी कोशिश कर रही है। बांग्लादेश भारत और चीन दोनों से ही अपने रिश्ते मजबूत करना चाहता है। करेंगे चर्चा इसको लेकर, साथ ही जानेंगे बांग्लादेश के ताजा हालात। लेकिन उनसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे चीन की शरण में है इस वक्त बांग्लादेश। तो चीन की शरण में है बांग्लादेश, ये बात इस वक्त कही जा रही है क्योंकि बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइजर है मोहम्मद यूनुस, वो आज से चीन दौरे पर रहेंगे 4 दिन तक। 4 दिन की उनकी ये यात्रा है, और 4 दिन की काफी खास इस यात्रा को बताया जा रहा है। और इस यात्रा के दौरान वो शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे, जो कि चीन के राष्ट्रपति हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। 28 तारीख को उनकी ये मुलाकात होगी, और इस मुलाकात के कई सारे मायने भी निकाले जा रहे हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि द्विपक्षीय संबंध जो है उनको सुधारने पर भी बात की जाएगी। चीन और बांग्लादेश के आपस के जो रिश्ते हैं उनको सुधारने की बात हो रही है। साथ ही बोआओ फोरम फॉर एशिया सम्मेलन में भी शामिल होते हुए नजर आएंगे मोहम्मद यूनुस। तो 4 दिन की उनकी ये चीन यात्रा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हसीना के हटने के बाद चीन के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश इस वक्त मोहम्मद यूनुस करते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधे तौर पर 4 दिनों की यात्रा जो काफी खास और काफी अहम। लेकिन इसके साथ ही क्या बांग्लादेश के दिल में है इस वक्त चीन है, क्योंकि ऐसा नजर आ रहा है लगातार तख्ता पलट के बाद से चीन में दिलचस्पी बांग्लादेश की बढ़ती हुई नजर आ रही है कि बांग्लादेशी प्रतिनिधि मंडलों का मेजबान भी चीन बना है, जो हमने सभी ने देखा। और इसके साथ ही कई बांग्लादेशी प्रतिनिधि मंडलों का मेजबान भी चीन बना है। और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के दिल में इस वक्त चीन बसा हुआ है। जनवरी में हुई बैठक में चीन ने रेवड़ियां दी थी, तो किस तरीके से आपसी रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश इस वक्त बांग्लादेश कर रहा है। साथ ही लोन भुगतान अवधि बढ़ाई गई, ब्याज दर घटाने जैसे कई ऐलान चीन की तरफ से किए गए बांग्लादेश को लेकर। वित्तीय और बुनियादी ढांचे की भी मदद की गई चीन की तरफ से, क्योंकि जो हालात खराब हुए थे उन हालातों को तमाम सुधारने के लिए। तख्ता पलट के बाद से चीन भी लगातार बांग्लादेश में दिलचस्पी ले रहा है। इसके साथ ही आर्मी चीफ की बैठक से भी यूनुस कहीं ना कहीं घबराए हैं, क्योंकि हाल ही में सेना प्रमुख और छात्र नेताओं के बीच में ये अहम बैठक हुई। और इस बैठक के बाद तख्ता पलट की जो अटकलें हैं वो काफी तेज हो गई हैं। हालांकि इसको लेकर सेना की तरफ से भी अपनी सफाई जरूर दी गई है। बांग्लादेशी सेना ने मीडिया रिपोर्ट का पूरी तौर पर
खंडन किया है और कहा है कि तख्तापलट जैसी कोई तस्वीर नहीं है। फिलहाल सेना ने तख्तापलट की जो तमाम खबरें चल रही थी उन खबरों को गलत बताया, निराधार बताया है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस की तरफ से भी बयान दिया गया और ऐसे में अब बांग्लादेश के जो हालात हैं वो हालात भी खराब है, लेकिन इसके साथ ही वो विदेशी स्तर पर भी अपनी बातचीत को मजबूत करने की कोशिश लगातार मोहम्मद यूनुस करते हुए नजर आ रहे हैं। भारत के साथ भी रिश्ते सुधार रहे हैं, लेकिन वहीं चीन के साथ भी। हमारे साथ में हमारे सहयोगी नवल सिंह परमार इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। नवल सिंह परमार, अगर हम देखें तो बांग्लादेश में हालात जो है वो तो दिन पर दिन खराब हो ही रहे हैं, क्योंकि वहां पे रोजगार भी नहीं है, अर्थव्यवस्था के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, सेना पर कई सारे आरोप लग रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाते हुए नजर आ रहे हैं और 4 दिन की उनकी ये यात्रा भी है चीन की। जी, कुल मिला के देखा जाए तो बांग्लादेश के सामने अभी काफी चुनौतियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती है लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन। 5 अगस्त के बाद से धीरे धीरे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो है पुलिस की कॉन्फिडेंस कमी की वजह से काफी खराब है। उसके चलते काफी वारदातें, क्राइम की वारदातें होती रहती है बांग्लादेश में, जिसमें माइनॉरिटी के खिलाफ अत्याचार भी शामिल है। उसके अलावा दूसरी बड़ी चुनौती बांग्लादेश के सामने जो है वो आर्थिक चुनौती है। बांग्लादेश ने पहले भी शेख हसीना के समय में भी काफी लोन ले रखा है, विदेशी लोन ले रखा है, उसमें बड़ा हिस्सा चाइना का है। तो आर्थिक स्थिति जब आप 5 अगस्त के बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो बांग्लादेश में जो आ रहा था, कम ही आ रहा था, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में बहुत मतलब ऑलमोस्ट स्टॉप हो गया है। इसी स्थिति में जब बांग्लादेश का बड़ा जो उनका जो इकोनॉमिक के जो बड़े पिलर है वो है आरएमजी सेक्टर, रेडीमेड गारमेंट सेक्टर का एक्सपोर्ट, और दूसरा रेमिटेंस, उसके ऊपर बांग्लादेश का इकोनॉमी टिका हुआ है। लेकिन जब अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा तो उसके चलते बांग्लादेश का जो आर्थिक स्थिति है खराब है। तो उसको निपटने के लिए कहीं ना कहीं जो चाइना का जो लोन है उसमें पहले भी बांग्लादेश ने काफी रिक्वेस्ट किया था कि उनका टर्म बढ़ाया जाए, ब्याज दर में कमी की जाए और उनको और सस्ती लोन मुहैया किया जाए। तो एक तो उनका यूनुस का जो चाइना विजिट है उसका मेन एम है लोन के रिगार्डिंग, और लोन का जो प्रेशर है बांग्लादेश के इकोनॉमी के ऊपर लोन रिपेमेंट का, उसको हल्का करने का है। दूसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है बांग्लादेश में सस्ता लेबर होने की वजह से कहीं ना कहीं उनका प्रयास है कि चाइना यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करे। हालांकि जो सिचुएशन है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और लॉ एंड ऑर्डर का, उसके चलते कोई भी विदेशी ताकत जो है, विदेशी कोई भी फॉरेन कंट्री जो बांग्लादेश में इन्वेस्ट करने की स्थिति में अभी नहीं होगा। तीसरा जो है मेडिकल क्षेत्र में बांग्लादेश में काफी जो टर्सरी मेडिकल फैसिलिटी है उसमें बहुत ही उसको जो डिमांड सप्लाई का काफी लंबा गैप है और बहुत ही महंगा है। इंडिया 5 अगस्त के बाद जो इंडिया का मेडिकल टूरिज्म है उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है ड्यू टू वीजा इश्यूज एंड सिक्योरिटी कंसर्न। लेकिन चाइना ने ऑफर किया कि उसका यूनान प्रोविंस से वहां का कुनमिंग सिटी में कुछ हॉस्पिटल्स जो है बांग्लादेश के पेशेंट के लिए एयरमार्क किया जाए। तो मेडिकल सेक्टर में उनको कुछ सब्सिडी दिया जाए या उनको सहाय किया जाए ताकि बांग्लादेश के पेशेंट जो है चाइना में सस्ती हेल्थ फैसिलिटी का उपयोग कर सके। कुल मिला के 3-4 जो बिंदु है जो यूनुस की चाइना विजिट का अहम पार्ट रहेगा। फिलहाल देखना अब ये होगा कि उनकी ये जो 4 दिन की यात्रा है ये कितनी सफल साबित होती है बांग्लादेश के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नवल सिंह परमार तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी बीच न्यूज पंच में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे गजा में क्या हालात है इस वक्त हमास के। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे और तीसरी प्रमुख खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि गाजा पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से जंग की आग में जल रहा है। 42 दिनों का संघर्ष विराम से वहां के लोगों में थोड़ी बहुत उम्मीद जरूर जगी थी, लेकिन इस जंग के खत्म होने की वो उम्मीद भी अब धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही है।
जिसका असर वहां सीधे तौर पर नजर आ रहा है और अब वहां लोगों ने ही हमास के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हां, हमास के कब्जे वाले गाजा से एक अलग ही नजारा बीते कल सामने आया। बीते कल मंगलवार को उत्तरी गाजा में सैकड़ों फिलिस्तीनी सड़कों पर उतर आए और हमास विरोधी नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाते हुए कहा कि लोग युद्ध नहीं चाहते, लोग हमास नहीं चाहते। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने हमास बाहर जाओ और हमास आतंकवादी जैसे नारे भी लगाए हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस जंग में अब तक 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है और इजराइल ने अब एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से और जानेंगे वहां के ताजा हालात, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कैसे गाजा के लोग हमास का कर रहे हैं विरोध। तो हमास को तड़ीपार करने की तैयारी इस वक्त वहां के लोग करते हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरों के जरिए भी आप समझ सकते हैं गाजा में हमास के खिलाफ ये प्रदर्शन, हालांकि ये प्रदर्शन जो है वो पहली बार ही देखने को मिला है क्योंकि लगातार इजराइल की तरफ से जब हमलावर इजराइल होता हुआ नजर आ रहा है जिसका असर वहां के लोगों पर सीधे तौर पर पड़ रहा है। हमास विरोधी प्रदर्शन में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। हमास विरोधी नारे इस दौरान वहां पर लोग लगाते हुए नजर आए। हमास बाहर जाओ, ये नारे भी वहां पर लगाए गए। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने हमास से सत्ता से हटने की मांग की है और इसके पीछे कहीं ना कहीं कई सारी चीजें सामने आती हैं। उत्तरी गाजा पट्टी में लोगों ने युद्ध खत्म करने का आह्वान वहां के लोगों ने सीधे तौर पर हमास से कर दिया है कि इस युद्ध को खत्म किया जाए, क्योंकि सीधे तौर पर हम देखें तो इस युद्ध का खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तख्तियों पर युद्ध बंद करो और बच्चे जीना चाहते हैं, इस तरीके के ये नारे भी तख्तियों पर लिखे गए। दक्षिणी शहर खान यूनिस में भी विरोध प्रदर्शन बीते कल देखने को मिला है और प्रदर्शनकारियों ने हमास मुर्दाबाद के भी नारे लगाए हैं। तो सीधे तौर पर वहां के लोगों में काफी गुस्सा है और आखिर ये गुस्सा कैसे आया है एक बार वो भी उस पर भी नजर डाल लेते हैं। जहां इजराइल पर रॉकेट दागे जाने के बाद में विरोध प्रदर्शन जो है ये तेज हो गए क्योंकि हमास की तरफ से इजराइल पर ये रॉकेट दागे गए थे। हालांकि उनका जमीनी स्तर पर कोई खास असर नहीं मिल पाया, जिसके बाद में इजराइल ने बैत लाहिया को खाली करने की वार्निंग वहां के लोगों को दी थी, जिसके लिए उन्होंने वहां पर पर्चे भी बिछाए थे और एक चेतावनी भी दी थी वहां उस जगह को खाली करने के लिए, हमास को बाहर करने के लिए। हालिया घटनाक्रम से क्षेत्र की जनता में काफी गुस्सा इस वक्त आ गया है। गाजा में इजराइल का सैन्य अभियान भी एक बार फिर से शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं जब ये अभियान शुरू होता है तो इसमें जो आम जनता है वही सबसे ज्यादा मारी जाती है। 18 मार्च को हुए हवाई हमलों में सैकड़ों फिलिस्तीनी मारे गए हैं। अभी तक 50,000 से फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं इस पूरी जंग के दौरान। इसके साथ ही आपको बता दें कि गाजा में हमास की खुली आलोचना इस वक्त हो रही है और वहां के लोग जो है वही हमास से कह रहे हैं कि अब आप बाहर जाइए और हमें जीने दीजिए, यहाँ के लोग जीना चाहते हैं और इस तरह की चीजें अब सामने आ रही हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभेंदु घोष इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। शुभेंदु, अगर हम देखें तो इजराइल ने हाल ही में पर्चे बरसाए थे ऊपर से और कहा था कि या तो उस जगह को खाली कर दो या फिर हमास को बाहर जाने के लिए कहो, हमास इस जगह को खाली कर दे। ये बात सामने आई थी और सीधे तौर पर चेतावनी दी थी कि आगे एक अच्छा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। वहां के लोगों को ये मैसेज इजराइल की तरफ से दिया गया और ये कहा जा सकता है कि उसका असर अब वहां देख रहा है। प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं हमास के खिलाफ। बिल्कुल कृतिका, देखिए गज़ा के संघर्ष के शुरू होते ये पहली बार है कि इतनी बड़ी एक जो जन विरोध देखा जा रहा है गज़ा में। जो गज़ा के लोग हैं वो खुद हमास को गज़ा से शक्ति से सत्ता से जाने के लिए कह रहे हैं। हमास टेररिस्ट, हमास गो जैसे नारे लगे मंगलवार को। ये उत्तरी गज़ा में बेत लाहिया नामक एक कस्बा है, वहाँ की खबर है जहाँ हज़ारों लोग इकट्ठे हुए प्रोटेस्ट करने के लिए। उनका मानना है कि गज़ा की बर्बादी के लिए हमास की नीति और हमास के जो कर्म हैं उसको उन्होंने जो है दोषी ठहराया है। उनका मानना है कि हमास रिप्रेजेंट नहीं करता है जो गज़ा की एस्पिरेशंस है, गज़ा का जो फ्यूचर है। और साथ ही 2 दिन पहले की घटना है कि इस्लामिक जिहाद नामक जो एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है गज़ा में, उसने कुछ रॉकेट बरसाए थे इजराइल के ऊपर। हालांकि वो नाकाम हुए थे, लेकिन फिर इजराइल ने बेत लाहिया नामक कस्बा है उसको खाली करने की बात कही। तो यहाँ के लोगों को ये डर है कि एक बार फिर जो इजरायली बमबारी है उसकी शुरुआत हो जाएगी। करीब 2 महीने की जो शांति वार्ता, जो सीज फायर स्थापित हुआ था, वो फिर से भंग होने के पूरे आसार हैं। इजरायली वैसे भी बमबारी कर रहे हैं गज़ा के अलग अलग हिस्सों पे। बेत लाहिया को लोगों को लगता है कि हमास की जो नीति अब रही है ये पीस की तरफ, शांति की तरफ नहीं है, बल्कि और विध्वंस गज़ा में हो सकता है उनके रहते। फिलहाल अभी हमास के पास कोई कुछ खास ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है उस जगह को छोड़ने के अलावा। शुभेंदु,
बिल्कुल, देखिए हमास के ऊपर जो प्रेशर है वो हर तरफ से बढ़ रहा है। जो नेगोशिएटर्स हैं, जो बाहर के अमेरिका, सऊदी अरब और जो अरब देशों के भी नेगोशिएटर्स हैं, इजराइल से भी जो नेगोशिएशंस हुए हैं, हालांकि कोई एक नीति बन नहीं पाई है, लेकिन एक जो कॉमन एस्पेक्ट है वो ये है कि हमास का कोई रोल नहीं होना चाहिए गजा के भविष्य में। और यहाँ अब देख रहे हैं कि जो जन विरोध हो रहा है वो भी काफ़ी भारी संख्या में लोग, गजा के लोग घर से बाहर निकल के कह रहे हैं कि हमें हमास नहीं चाहिए, हमास बाहर जाएं, हमास एक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन था। उस तरीके से हमास को जो पहले एक लोगों का, जनसमूह का सपोर्ट मिलता था, जिसके बलबूते पे वो जो काम उन्होंने किया वो कर सकते थे, अब वो सपोर्ट बेस पूरी तरीके से जो है मिट रहा है। बाहर और अंदर दोनों जगह हमास पे प्रेशर बढ़ता हुआ। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। तो फिलहाल हमास के पास में कोई खास ऑप्शन नहीं है और हमास जिस गजा पर कब्जा किए हुए और वहां के लोगों का सपोर्ट जिसे मिल रहा था, अब वही सपोर्ट अब उससे छिनता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि अपनों के ही पास अब बेगाना हो चुका है हमास। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इसी के साथ न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।